पाकिस्तान और आईएमएफ का अग्रीमेंट हो गया है कि अब सर्कुलर डेट बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पावर सेक्टर में तो ठीक ठाक रैली आने वाली है और सारी कंपनीज होप डिविडेंड्स भी देंगी। जो 15% का डॉलराइज रिटर्न होता है उसका कैपेसिटी फैक्टर 25% बन जाता है और जो 20% डॉलराइज रिटर्न होता है उसका कैपेसिटी फैक्टर 30% बन जाता है। नेट रिसीवेबल्स पर शेयर की आप जो अमाउंट देख रहे हैं उसमें ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि ये अमाउंट ऐसी भी हो सकती है जो कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन आईपीपीज़ को पे नहीं की, और दूसरी चीज़ ये है कि ये अमाउंट इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि स्पॉन्सर्स की विलिंगनेस टू पे डिविडेंड थोड़ी सी कम है। पाक जेन पावर में जो रिसेंटली रैली आई है जिसमें शेयर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, मेरे हिसाब से उसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि इस कंपनी में निशात ग्रुप की मेजॉरिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग उसको इसलिए बाय कर रहे हैं कि कल को जब निशात ग्रुप ने इसमें मेजॉरिटी अटेन करनी होगी तो ये शेयर्स वो हमसे किसी भी प्राइस पे खरीदेंगे। आप खुद सोचें, एक इन्वेस्टर जिसके पास एक कंपनी का 45% है तो वो एडिशनल 5% खरीदने के लिए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है, कोई भी प्राइस पे कर देगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आप सिर्फ एक स्टेप में किसी भी पावर कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेट कर सकते हैं। आज हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे ऑन हपको एंड कैपको। लेट्स स्टार्ट विद हपको। सबसे पहले हम आपको हपको की रियल अर्निंग्स बताते हैं। हपको ने टोटली 6 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। बेस प्लांट इन हब जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 में एक्सपायर हो रहा है। इस प्लांट की एनुअल कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए है। नेक्स्ट इज 230 मेगावाट फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट इन नारोवाल। ये प्लांट 2011 में ऑपरेशनल हुआ था और इसका कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 2036 में एक्सपायर होगा। इस प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन एनुअल बेसिस पे 3 अरब रुपए है। देन 84 मेगावाट लारेब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की भी कैपेसिटी पेमेंट एनुअल बेसिस पे तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए है। अब बात कर लेते हैं हपको की लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अंडर सीपैक। फर्स्ट इज 1320 मेगावाट CPHGC बेस्ड इन हब। ये एक कोल पावर प्लांट है और इसकी कॉस्ट तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर्स है। इस प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट तो ज़्यादा है बट उसमें टेटरी पेमेंट्स और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट की रियल अर्निंग्स क्या हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से अगर प्लांट की कॉस्ट 1.9 बिलियन डॉलर्स है तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 475 मिलियन डॉलर्स की है और ये प्लांट 17% डॉलराइज रिटर्न यानी कि 27% कैपेसिटी फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। सो इस प्रोजेक्ट की रियल अर्निंग्स तकरीबन 128 मिलियन डॉलर्स पर ईयर है और हपको इस प्लांट में 47.5% का पार्टनर है। सो हपको की शेयर ऑफ अर्निंग्स बन गई तकरीबन 61 मिलियन डॉलर्स पर ईयर। सिमिलरली हपको ने 2 थर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है। एक प्रोजेक्ट में वो 60% के ओनर्स हैं और एक प्रोजेक्ट में 37.3% के, और ये दोनों पावर प्लांट्स 330 मेगावाट के हैं। तो आसानी के लिए आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हपको ने एक फुल 330 मेगावाट का पावर प्लांट में इन्वेस्ट किया है। 330 मेगावाट के प्लांट की कॉस्ट तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स है और इसमें इक्विटी पोर्शन 125 मिलियन डॉलर्स है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट थर बेस्ड है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20% डॉलराइज रिटर्न देती है यानी कि 30% कैपेसिटी फैक्टर। सो इन 2 प्रोजेक्ट से हपको को तकरीबन हर साल 35 से 40 मिलियन डॉलर्स की रियल अर्निंग्स होती हैं। अगर आपको ये कैपेसिटी फैक्टर की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही सो यू कैन रिव्यू आवर लास्ट वीडियो, वी विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। हमने ये प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स की रियल अर्निंग्स को अक्यूमुलेट करें तो ये तकरीबन एक साल में 55 बिलियन रुपीस बन जाते हैं और कुछ ही साल बाद जब बेस प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो ये अमाउंट तकरीबन 30 बिलियन रुपीस तक आ जाएगी और अगर उस टाइम पे डॉलर महंगा हुआ तो ये अमाउंट बढ़ भी सकती है। 55 बिलियन रुपीस पर ईयर मतलब के 42 रुपीस पर शेयर एंड 30 बिलियन रुपीस पर ईयर मीन्स ऑलमोस्ट 24 रुपीस पर शेयर।
अब हमने आपको हपको का कैपेसिटी टू पे डिविडेंड एक्सप्लेन कर दिया। आप जब भी हपको के अकाउंट्स देखें सो नेक्स्ट 8 से 10 साल के लिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे प्लांट्स में डेट रिपेमेंट कर रही है, आप इस पे पी रेशो अप्लाई ना करें, क्योंकि डेट रिपेमेंट कैन नॉट बी पेड आउट एज डिविडेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलिंगनेस टू पे डिविडेंड। इस चीज़ में कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर हम लास्ट 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 80% ऑफ द अर्निंग्स पे आउट की हैं। फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स विल डिपेंड अपॉन द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ सर्कुलर डेट। आइए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अबाउट पाकिस्तान पावर सेक्टर। पाकिस्तान में तकरीबन 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय बिल पेमेंट्स। बाकी जो 20% है वो सर्कुलर डेट में चला जाता है। सो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक कंपनी को 80% ऑफ द पेमेंट्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द पोर्शन पे तो डिविडेंड्स आ जाएंगे। बट असल में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट 30 to 40% ऑफ द बिल्स कलेक्टेड गोज इनटू फ्यूल पेमेंट्स। फिर उसके बाद जो 25 से 30% पोर्शन होता है उससे प्लांट्स की डेट रीपे होती हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आप डिले नहीं कर सकते। उसके बाद जो रिमेनिंग 30% बच जाता है वो प्लांट्स का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। और जब उसमें 20% पोर्शन सर्कुलेट में चला जाता है तो अ बिग पोर्शन ऑफ द रियल अर्निंग्स गेट स्टक इन सर्कुलर डेट। सो नेक्स्ट, आप कभी भी किसी भी कंपनी से सुने कि 80% ऑफ आर इनवॉइसेस आर बीइंग पेड, तो आप फौरन अलर्ट हो जाएगा कि हो सकता है कि जो रियल प्रॉफिट्स हैं उसका एक गुड परसेंटेज सर्कुलर डेट में स्टक हो रहा है। इसी वजह से जो प्लांट्स अपनी लाइफ में नए होते हैं उनको सर्कुलर डेट से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको डेट रिपेमेंट्स भी करनी होती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा लास्ट 1 to 2 ईयर्स में अखबारों में जितनी ज़्यादा IPPs सर्कुलर डेट की कंप्लेन कर रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली CPEC IPPs। और क्योंकि ये कंपनीज अभी अपने डेट रीपेमेंट फेज में हैं तो इनको सर्कुलर डेट ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर आपने हपको का बिजनेस मॉडल और डिटेल में पढ़ना हो तो आप US और चाइना की ट्रेड वॉर के बारे में ज़रूर पढ़ें और कैसे जियोपॉलिटिक्स IMF और CPEC IPPs को अफेक्ट कर रही है। ऐसा लगता है कि IMF चाहता है कि उनसे लोन लेके CPEC IPPs को पेमेंट ना की जाए। इसी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इससे हपको भी अफेक्ट हो रहा है। ये इस कॉन्फ्लिक्ट की नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इस चीज़ के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं कि कभी ना कभी CPEC IPPs को पेमेंट कर दी जाएगी। इसके अलावा हपको कराची वाटर प्रोजेक्ट और अपने बेस प्लांट को कोल पे कन्वर्ट करने में भी कोशिश कर रहा है। बट अगेन ये प्रोजेक्ट्स कॉस्ट प्लस बेसिस पे होते हैं, तो इसके लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर फ्यूचर में जाके आपको इसका रिटर्न मिलता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट 20% डॉलराइज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न आपको देगी। एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिस पे हपको काम कर रहा है एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग EVs इन पाकिस्तान। हपको ने रिसेंटली BYD के साथ एक MOU साइन किया है टू ब्रिंग EVs इन पाकिस्तान। BYD दुनिया की नंबर 1 EV मैन्युफैक्चरर कंपनी है और जैसे कि हमने आपको अपनी अर्लियर साजगार वाली वीडियो में समझाया कि पाकिस्तान में अगर आप एक सक्सेसफुल कार लॉन्च कर दें तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर हपको ने फ्यूचर में EVs पाकिस्तान में सक्सेसफुली लॉन्च कर दी तो इससे हपको के शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आइए अब आपसे शेयर कर लेते हैं कि हमारे एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं व्हेन इन्वेस्टिंग इन पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। बिफोर वी शेयर आवर सीक्रेट, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि हमने ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है ऑफ कवरिंग डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स इन डिटेल, ये आपको कैसी लग रही है। और हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि हम फ्यूचर में आपकी फेवरेट कौन सी कंपनी पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। नाउ बैक टू टुडेज़ वीडियो। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा रूल ये है व्हेन इन्वेस्टिंग इन पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड शुड बी एटलीस्ट 25%। इस रूल को फॉलो करके हम 25% डिविडेंड यील्ड भी लॉक कर लेते हैं और फ्यूचर में शेयर प्राइस ड्रॉप से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और अगले 2 साल में हमारे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 70% हो जाते हैं। हमने ये स्ट्रेटेजी लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की थी एंड वी विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं कैपको की।
कैपको का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सपायर हो चुका है, इवन दो प्लांट की लाइफ में अभी भी 10 से 15 साल बाकी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है बिजली की, तो द चांसेस आर लो कि कैपको को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिले, एंड स्पेशली ऑन हाई कैपेसिटी पेमेंट्स। ये हो सकता है कि प्लांट को टेक एंड पे बेसिस पे एक्सटेंशन मिल जाए, बट टेक और पे बेसिस पे एक्सटेंशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेटेस्ट नेपरा पिटीशन में भी जब कैपको ने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें भी अ गुड पोर्शन ऑफ द कैपेसिटी वाज ऑन टेक एंड पे बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से पहले दिस प्लांट यूज्ड टू गेट 20 to 25 बिलियन पर ईयर कैपेसिटी पेमेंट, और आजकल ये प्लांट 2 से 3 अरब रुपए पर ईयर फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जेब से दे रहा है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक्सपायरी के बाद प्लांट तो आपकी ओनरशिप में रहता है, बट बिकॉज ऑफ सिंगल बायर मॉडल आप किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी बेच नहीं सकते। सो फ्यूचर में अगर सिंगल बायर मॉडल खत्म हो जाता है, तो फिर कैपको अपनी बिजली मार्केट में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान CTBCM पे काफ़ी काम कर रही है, जिसके थ्रू हर प्लांट डिफरेंट कस्टमर्स को अपनी बिजली बेच सकेगा। ये कैपको के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ आने वाले सालों में कम हो जाएगा। अगर आपने कैपको के बारे में और डिटेल में पढ़ना है, तो आप 2-3 चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट इज कंपनीज प्लान टू इन्वेस्ट इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। सेकंड, ये पाकिस्तान का वाहिद पावर प्लांट है जो कि लो सल्फर फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट करता है, और ये फर्नेस ऑयल रिफाइनरीज प्रोड्यूस करती हैं। एंड थर्ड इज ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी। इन तीनों चीज़ों को पढ़ के आप एक बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के चांसेस क्या हैं एंड ऑन व्हाट टर्म्स। फ्यूचर में अगर कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, तो उसके रिटर्न्स कॉस्ट ऑफ प्लांट से ही लिंक्ड होंगे। ये पाकिस्तान के सिंगल बायर मॉडल का एक मेजर फिनोमिना है। आप ये मत सोचें कि कंपनी सोलर में जब इन्वेस्ट करेगी तो वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेगी तो उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंपनी को वही कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। कैपको की विलिंगनेस टू पे डिविडेंड्स काफ़ी अच्छी है। इवन लास्ट 2 साल से प्लांट बंद पड़ा है, लेकिन जो कंपनी के पास फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट है, उससे जो रिटर्न आ रहा है, स्पॉन्सर्स आर शेयरिंग इट विद द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कंपनी ने जो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर सुपर टैक्स भी अप्लाई हो जाता है। सो इन वजह से नेट डिविडेंड जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट अभी भी कंपनी के पास तकरीबन 55 to 60 रुपीज़ पर शेयर कैश मौजूद है ऑन बैलेंस शीट, और उसको वो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करके सुपर टैक्स देने के बाद और सारे एक्सपेंसेस कवर करने के बाद भी 5 से 6 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। अगेन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा इन्वेस्टिंग रूल ये है कि डिविडेंड यील्ड कम से कम 25% होनी चाहिए। सो 5 to 6 रुपीज़ पर ईयर डिविडेंड डज नॉट फुलफिल आर क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान पावर सेक्टर। सो आज हमने आपको हबको और कैपको को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है सो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट्स। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, read our investing framework, and also have a look at our different investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें। We are all in this wealth creation journey together. If you missed our first video on Pakistan's power sector, जिसमें हमने 6 different companies को cover किया था, please click here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.